यस, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग हो रहा है, आफ्टरनून हो रहा है? आफ्टरनून हो रहा है। गुड आफ्टरनून सभी को। चलिए बेटे, आज आप सभी की बहुत दिनों से डिमांड थी, बहुत दिनों से इंतजार था कि जो पीजीटी फिजिक्स में जो सेलेक्ट हुए स्टूडेंट, उनसे आपका लाइव डिस्कशन कराना। तो बेटे आज जैसे जैसे बच्चे आ रहे हैं, आज छुट्टियां हैं, बच्चों का स्कूल नहीं है, तो जैसे जैसे बच्चे आ रहे हैं उनसे हम आपका आज लाइव इंटरेक्शन कराएंगे। तो आज बेटे, आज में जो सिलेक्टेड है पीजीटी फिजिक्स में आरती, तो आज आरती आपसे मिलेगी और आपसे लाइव डिस्कशन करेगी, अपने इस डिफ़िकल्ट जर्नी के बारे में बताएगी कि इसने कितनी मुश्किल से और कितना स्ट्रगल करके पीजीटी फिजिक्स में सिलेक्शन लिया। तो आइए आरती, आइए। ये आरती है। अब तुम ना माइक कान में लगाओ अच्छे से, तो इसका आवाज़ नहीं आ रहा था, ऐसे लगाओ। हाँ, सही लगा? नहीं देखना एकदम बिल्कुल मुंह के पास लगाओ। ऐसे हाँ, सही है। देखना, आवाज़ चेक करना माइक। ऐसे ठीक है सर, मैं ऐसे चेक। एकदम बिल्कुल, लेकिन मुंह में से उठा के बोलना। ठीक है। यहाँ पे पकड़ लो। चलो आरती बताओ। सबसे पहले तो वेरी ग्रेटफुल कि मुझे ऐसी माइक लगाओ ठीक से। आवाज़ आ रही है। आ रही, देखो। हेलो हेलो। अब तो कान में लगा लो ना। वो सर लग ही नहीं रहा है ऐसे। ऐसे लगाओ, ऐसे माइक बता दो, ऐसे लगाओ जैसे मैं लगा रहा हूँ ना। ऐसे लगता है ना? ऐसे लगा लो, ऐसे। ठीक है, ऐसे लो। ठीक है। और इसको थोड़ा सा दबाओ ऐसे ना, या हाँ आप ठीक है। चलो बोलो बोलो। तो जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो उसमें सबसे पहले दिक्कत ये आई थी कि थोड़ा बहुत आइडिया नहीं था कि पेपर का पैटर्न किस टाइप से होगा, क्योंकि पहले हमारे 2018 वाला जो पेपर हुआ था फिज़िक्स का, तो उसमें किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ था फीमेल में। तो फिर वो कंपटीशन, मुझे ऐसा लगा था कि पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होगा। उसके हिसाब से जैसे जैसे धीरे धीरे चले आगे कि भाई करना क्या है और प्रिपरेशन में आगे कैसे बढ़ना है, तो फिर कोचिंग वगैरह के बारे में देख रही थी मैं कि कहीं से थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाए। तो दैट इज़ व्हेन आई केम अक्रॉस यूरेका अकेडमी। यहाँ पर एक इकलौती मेरे को ऐसी अकेडमी मिली थी जहाँ पर मुझे ये था कि टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल थी सर की। एक ऐप जो है यहाँ पर एप्लीकेशन, उस पर आप उसी पैटर्न पे पेपर दे सकते हो जैसा एक्चुअली में पेपर के टाइम पे वो आपको शो होता है। मतलब 3 घंटे का पेपर है तो आप उसी तरीके से 3 घंटे बैठ के ऑनलाइन एप्लीकेशन पे पेपर दे सकते हो। आपके पास टाइम ड्यूरेशन का आइडिया लग जाता है। आपको आपको ये हो जाता है कि आपको इतनी देर में इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, इस तरीके से करने हैं। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर यूरेका अकेडमी पे मिली थी। फिर उसके बाद सर का गाइडेंस था बहुत ज़्यादा, जिसमें एक बार सर ने मुझे डांट भी मारी थी कि पेपर ज़रूर देना है, टेस्ट ज़रूर देना है, लाइव ज़रूर आना है, क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करने हैं। तैयारी हर कोई करता है, सब के सब कर ही रहे होते हैं, बट बात ये होती है कि अगर आप एक ऐसे कंपटीशन फेस करने वाले हो जहाँ पर कई सारे बच्चे बैठने वाले हैं, आपको पता है कि लगभग 5-6 हज़ार तो बच्चे बैठेंगे ही बैठेंगे उस पे एटलीस्ट। मतलब एक सीट पे 300-400 बच्चों के कैंडिडेट का कंपटीशन होता है, तो ऑब्वियसली आपको एक एज चाहिए होता है उसमें, और वो एज आपको टेस्ट देते हैं, वो एज आपको प्रैक्टिस देती है, और वो एज आपको सही गाइडेंस देती है। तो सर की तरफ से गाइडेंस ये था सबसे ज़्यादा कि पढ़ो तो ठीक है, वो तो तुम सभी कर रहे हो, बट टेस्ट ज़रूर दो, लाइव ज़रूर। जब सर लाइव आते थे तो मैं छोड़ती नहीं थी कोई भी। आप पुरानी वीडियोस देखोगे ना, उसमें भी सर 1-2 बार ज़रूर मेरा नाम ले लेके बोलते थे कि हाँ आरती ने ठीक किया है, आरती इस बार तुम पीछे रह गई हो। तो 20 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन जैसे भी थे, उसमें से 10 में से अगर मेरे 8 ठीक हो रहे हैं तो उस दिन मैं ठीक हूँ, अगर मेरे 6 ठीक हुए हैं तो उस दिन मेरा बिल्कुल मूड ख़राब है, ये रहता था। फिर सर ने इस तरीके से बहुत ज़्यादा इसमें वो किया था कि पेपर देते रहो, लगातार कॉन्टिन्यूसली क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते रहो। तो मेरी तैयारी ऑलमोस्ट पेपर से 2-3 महीने पहले तक कंप्लीट सिलेबस मैंने कर लिया था। उसके बाद मैंने सिर्फ ये करा था कि मैं बुक उठाती थी और बस क्वेश्चन सॉल्व करते रहना, क्वेश्चन सॉल्व करते रहना मल्टीपल। तो जब पेपर आया था ना एक्चुअली सामने, तो उस टाइम पे ये हो गया था कि ये क्वेश्चन तो मैंने कई बार देख रखा है, ये क्वेश्चन मैंने कई बार कर रखा है, ये क्वेश्चन सर ने कई बार करवा रखा है। तो वो काफ़ी हेल्पफुल था उस टाइम पे, और पेपर जल्दी टाइम से भी ख़त्म हो गया था मेरा। तो
सिंस डीएसएस भी सिर्फ एक्यूरेसी का टेस्ट नहीं है, ये स्पीड और एक्यूरेसी दोनों पैरेलली एक साथ चलती हैं चीज़ें, इन दोनों का टेस्ट है। तो उसमें आपको कैसे करना है, आप कैसे अचीव करोगे उस चीज़ को, वो आपको देखना है, वो आपको अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनानी है। बाकी गाइडेंस के लिए तो सर हैं ही, और अब कभी भी कुछ भी पूछना हो तो अब हम लोग जो भी जिनका वी आर ब्लेस्ड कि हम लोगों का सिलेक्शन इस साल हो गया, तो हम लोग तो गाइड कर ही देंगे। ये हाँ बेटा, तो आप लोग इतने दिन से परेशान कर रखे थे कि सिलेक्टेड कैंडिडेट को बुलाओ, तो बेटा धीरे धीरे सिलेक्टेड कैंडिडेट सभी को बुलाएंगे। फिलहाल आरती से जो भी आप पूछना चाहें, कोई भी आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है कि देखो एक टीचर तो पढ़ाते हैं बेटे, लेकिन जो मेन जर्नी होता है, जो सारे ऑब्स्टेकल को जो ट्रेवल करता है वो एक बच्चा करता है। जो उसके रास्ते में जितनी भी बाधाएं होती हैं उस बच्चे को फेस करना पड़ता है। हम लोग तो डायरेक्शन देते हैं, और डायरेक्शन में जो पत्थर आती हैं, जो मुश्किलें आती हैं, उन सभी को तो बच्चा ही उसको आगे क्रॉस करता है। तो मैं आप सभी को बताता हूँ बेटे, टेस्ट अगर देते रहोगे, पढ़ते रहोगे, तो सिलेक्शन तो डेफिनेटली है। और यहाँ पे बेटे फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में और डीएसएस भी जैसे बोर्ड में सिलेक्शन लेना एक बहुत ही डिफिकल्ट काम है। तो आरती ने जो आरती ने जो काम किया, जो इज्जत बचाया हमारा, वो तो बड़े, इसका तो कुछ जवाब ही नहीं है। इन्होंने काफ़ी मेहनत किया, 2-2 बजे रात तक हम लोग मेहनत करते थे, ठीक है ना। तो आरती से कोई भी क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। आप लोग इतने दिनों से परेशान कर रखे थे कि आरती को बुलाओ, सिलेक्टेड कैंडिडेट सभी को बुलाओ, तो हम धीरे धीरे सबको बुला रहे हैं। आज आरती का स्कूल नहीं था तो आज आ गई, मैं सोचा आपसे लाइव इंटरेक्शन करा दूँ। तो लीजिए, आप पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप आरती से पूछ सकते हैं। लगाओ फिर से। थैंक यू सबको जो भी कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। और बाकी पेपर का पैटर्न में मैं एक बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। जैसे हमारा 100 एंड 200 मार्क्स का पेपर था, तो मुझे ये था कि 200 तो हमारा सब्जेक्ट मैटर है, तो ऑब्वियसली सब्जेक्ट के लिए आपको ये ज़रूर देखना है कि 200 में से हमारा स्कोर काफ़ी अच्छा होना चाहिए। और बाकी जो 100 वाली बात आती है, तो उसमें ये था कि 20 मार्क्स का जो 5 सब्जेक्ट्स में बाइफिकेशन था, तो उसमें ऑब्वियसली इंग्लिश मीडियम एजुकेशन रही है, तो मेरी हिंदी तो बहुत स्ट्रॉन्ग परसूट नहीं था। तो मैंने सोचा हिंदी थोड़ी बहुत भी अगर मैं पढ़ लूँ, और हिंदी जो फिज़िक्स वाले बच्चे होते हैं जनरली, ऐसा मैं सोचती थी कि शायद उनकी अच्छी नहीं होगी, तो मैंने हिंदी पे थोड़ी सी मेहनत करी थी, थोड़ा सा पढ़ा था हिंदी। तो उसमें था कि कम से कम 20 में से कौन सी बुक पढ़ी आपने? तो मेरी बुक मैंने एच.सी. वर्मा सारे सर के क्वेश्चन तो मैंने सारे प्रैक्टिस करे ही करे हैं। उसके साथ साथ एच.सी. वर्मा, एस.एल. अरोड़ा, प्रदीप, मतलब कोई भी जो भी सप्लीमेंट्री बुक्स होती हैं जो ऑब्वियसली कोई भी नीट या जेई का कैंडिडेट पढ़ता है, वो तो सारी पढ़ रखी है मैंने। फिर बीच में एक बार मैं डर के मैंने वो भी इरोडोव भी उठाई थी, मैंने सर को फ़ोन करा, मैं कहा सर ये तो नहीं हो रही है मेरे से। तो सर बोलते ये रहने दो, इतना उस लेवल का तो नहीं आएगा, बाकी अपना ये आईआईटी जेई जो भी बच्चे देते हैं और नीट का एग्ज़ाम देते हैं उस लेवल की ज़रूर रखो उतनी। तो ये सारी किताबें थी, मतलब सारा सिलेबस कर रखा था, ऑलमोस्ट क्वेश्चंस गो थ्रू कर लिए थे मैंने ये। और पेपर 1 के बारे में मैं बात कर रही थी, तो पेपर 1 में हमारे पास जो भी सब्जेक्ट्स थे उनको सबको जो डिवाइड करके 20 में से मेरा ये था कि मुझे इतना कम से कम मिनिमम अटेन करना है, इतना अचीव करना है। तो जैसे इंग्लिश में 20 में से 17-18 तो आने ही चाहिए। जीके में तो सभी का एक जैसा ही हाल होता है, तो मेरे को ये था कि जीके में 7-8 नंबर आ जाएंगे, दैट विल बी मोर देन एनफ। एंड मैंने जीके के ऊपर टाइम नहीं लगाया था, क्योंकि जीके की प्रिपरेशन इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट गेम। और इतना मैंने सोचा कि 200 नंबर पे ज़्यादा फोकस करूँ बजाय कि 20 नंबर पे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और मैथमेटिक्स मेरी ठीक थी, ऑब्वियसली हम फिज़िक्स के स्टूडेंट्स हैं तो मैथमेटिक्स हमारी ठीक ही रहती है। थोड़ा सा उसमें स्पीड ज़रूर इम्प्रूव करी थी, मैंने कोशिश करी थी कि जल्दी क्वेश्चंस हो जाएं। वो उसमें जब सर रात को वीडियोस बनाते थे, रात को 2-2 बजे तक, 1 बजे तक जब ऑनलाइन रहते थे ना, तो मैं एक हाथ में फिज़िक्स की बुक भी रखती थी और साथ में सर की वीडियो चला के रखती थी कि वो क्वेश्चन मेरा स्पीड में हो रहा है या नहीं हो रहा है।
इतने में जब तक सर उस क्वेश्चन को डिस्कस करते थे तब तक मैं अपना दूसरा एक दो क्वेश्चन इधर देख लेती थी, तो ये चलता रहता था रात को। तो इसका कमेंट थोड़ा रत्ना का कितना टाइम लगेगा मैम प्रिपरेशन में? कितना टाइम, ये टाइम तो सभी के लिए, ये तो काफ़ी सब्जेक्टिव वो हो गया। इसमें मैंने सच बताऊं तो आफ्टर माय ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन मेरी 2017 बैच की है, तो उसके बाद 2018 बैच वाला तो ऑब्वियसली किसी का भी नहीं हुआ था, तो उस बारे में तो हम क्या ही बोलें। 2018 में आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड। 18 के बाद से मुझे ये था कि ये जॉब ज़रूरी है और कंपटीशन अच्छा है, तो मुझे इसी लेवल में या इसी उसमें जाना था। तो आई वेंट अहेड और मतलब थोड़ा बहुत धीरे धीरे करके इसमें पढ़ती रही मैं। यही था मतलब एग्जैक्टली जो ये था कि भाई बिल्कुल। मुझे बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, बट मोटिवेट सर, हो इसको। डिफ़िकल्ट तो कुछ भी नहीं होता, वो तो मन की बात होती है, किसी चीज़ को कितना डिफ़िकल्ट मानते हो आप। मैं खुद बताऊँ तो मेरे लिए, मुझे एक बार ये एक टाइम पे बहुत फार फेच ड्रीम लगा था कि ओ ये तो होने से रहा, ये तो इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट कंपटीशन है। आज के टाइम पे लोग बोल देते हैं ये लेक्चरर पोस्ट हो जाती है तो आईएएस लेवल का कंपटीशन है और ये है वो है। बात ये है कि आपके अंदर कितना ज़्यादा एबिलिटी है या कितना ज़्यादा जुनून है वो चीज़ करने का। अगर आपको करनी है तो करनी है, ये सोच के पढ़ो कि भाई कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे ये टॉपिक करके सोना है, तो चाहे आसमान गिरे, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये टॉपिक ख़त्म करके ही सोऊंगा या सोऊंगी। तो वो जब चीज़ अपने अंदर से आ जाएगी ना, तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होती फिर। तो कोई और मोटिवेट नहीं कर सकता। मैं आज मोटिवेट कर दूंगी कि हाँ भाई मैंने उस टाइम पे ऐसे करा था, आप लोग भी ऐसे करो, तो उससे तो कुछ होने नहीं वाला है, क्योंकि 2 दिन बाद आप भूल जाओगे कि ये आपने कभी वीडियो देखी भी थी, कि मैं कभी लाइव भी आई थी सर के साथ यहाँ पर। बात आपके अंदर से है। जब आपके अंदर से ये चीज़ आ जाएगी ना कि हाँ भाई मुझे ये चीज़ करनी है, या मुझे अपने लिए लाइफ में एक चीज़ ये अटेन करनी है, अचीव करनी है, जिस दिन आप सोच लोगे उस दिन आपके ये सामने आपका अपॉइंटमेंट लेटर होगा। तो जब मेरे लिए ये फार फेच ड्रीम थी तब मुझे भी मुश्किल लगता था, और आज जब वो मैं स्कूल जा रही हूँ एंड आई एम लिविंग दैट ड्रीम जो एक टाइम पे मैंने देखी थी, तो अब मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। एंड वो चीज़ मुझे ये था कि उस टाइम पे बेशक वो चीज़ मुश्किल लग रही थी, कभी कभी तो रोना आता था बहुत ज़्यादा कि हाय इतनी पढ़ाई, इतना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, क्या मैं ये कर लूँगी, अगर नहीं हुआ तो वाली अनसर्टिनिटी भी तो साथ में थी। फिर ये था कि अगर नहीं भी होगा तो भी मैंने जितनी तैयारी करी है, मैंने अपनी तरफ से अपना बेस्ट दिया है, या मैंने सब कुछ लगाया है अपना इस चीज़ के ऊपर, तो ये मेहनत मेरी वेस्ट तो नहीं जाने वाली। तो पेरेंट्स भी मेरे काफ़ी गाइडिंग फोर्स थे इसमें कि हो जाएगा। और हाँ जी, मैंने टीजीटी का भी एग्ज़ाम दिया था, मेरा टीजीटी साइंस में भी सिलेक्शन हुआ था, जहाँ पर टीजीटी साइंस में भी मेरा सिलेक्शन हुआ था, वो मैं उसमें ऑब्वियसली मैं ज्वाइन नहीं करा, एज पीजीटी ही ज्वाइन किया। यही है एनसीईआरटी को कैसे रीड करें विद न्यूमेरिकल्स। मैं सच्ची बताऊँ, मैं अभी 11th-12th को पढ़ा रही हूँ, तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि एनसीईआरटी मत पढ़ो अभी। फॉर स्टार्टर्स एनसीईआरटी एक ऐसी बुक है जो इतनी ज़्यादा क्रिस्प है, अगर आप उसकी एक लाइन पढ़ोगे तो उसमें 10 कंसेप्ट निकल के आ सकते हैं। तो शुरुआत में अगर आपको पढ़नी है तो एक तो आप सप्लीमेंट्री बुक्स जो होती हैं हमारी, एच सी वर्मा, आर डी शर्मा बोल रही हूँ, एच सी वर्मा और लक्ष्मी, कौन सी बुक हो गई, एस एल अरोड़ा, वो सारी, प्रदीप, वो वाली बुक्स सारी की सारी देखो, उसमें से तैयारी करो। जब ये सारी बुक्स हो जाएं उसके बाद एनसीईआरटी उठाओ, क्योंकि इतनी ज़्यादा आपको फिर वो अच्छी लगेगी बुक की, कितना बढ़िया क्रिस्प नॉलेज है इस किताब में। तो मतलब शुरुआत में तो एनसीईआरटी मत ही उठाना। दिस इज़ व्हाट आई सजेस्ट, दिस इज़ व्हाट आई पर्सनली फील, बाकी सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। हिंदी मीडियम के लिए बताइए बुक। हिंदी मीडियम का मुझे कोई आइडिया नहीं है अभी तक। मुझे ये डर था कि मैं सरकारी स्कूल में चली गई, मुझे हिंदी में ना पढ़ाना पड़ जाए गलती से क्योंकि वो सारा सीखना, नए नई लैंग्वेजेस। जब एज टीजीटी साइंस मैंने पहले काम कर रखा है एज गेस्ट और एसएसए में, तो उसमें हम लोगों को हिंदी में पढ़ाना होता था, तो हिंदी के भी भारी भारी शब्द होते थे। एक्सेलरेशन को त्वरण बोल रहे हैं वो लोग वेग बोल रहे हैं, चाल बोल रहे हैं, मैं ये याद करने में इतना टाइम लग गया था। तो बस यही था। सर के नोट्स सफिशेंट है टीजीटी साइंस के लिए?
सर के नोट्स काफ़ी बढ़िया हैं। उसमें मैंने ये चीज़ देखी है कि कई सारे कंसेप्ट जो हमारी एनसीईआरटी में नहीं है, और वो कंसेप्ट जो है डायरेक्ट पेपर में पूछे गए थे ना, वो कंसेप्ट्स मैंने बाद में आके देखा था तो सर की बुक में थे। एक टॉपिक मैं पढ़ के नहीं गई थी क्योंकि उसमें हमारे इस बार एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड कई क्वेश्चंस आए थे जो टॉपिक मैं छोड़ के गई हुई थी, तो वो मैंने आके देखा था तो सर के नोट्स में थे, तो मुझे लगा कि मुझे एक टॉपिक छोड़ना नहीं चाहिए था, बट ठीक है अब हो गया तो। मैम आपकी ज्वाइनिंग में गेस्ट वाला एक्सपीरियंस भी पूछा गया था, और टीजीटी साइंस में कितना स्कोर था। टीजीटी साइंस में मेरे हिसाब से मेरा 125 के अराउंड स्कोर था, अभी एग्जैक्ट तो मुझे ध्यान नहीं है। और गेस्ट वाला एक्सपीरियंस आपको अगर शो करना है तो आप शो कर सकते हो, नहीं करना है तो वो ऐसा कुछ नहीं है कि पूछा जाता है। केमिस्ट्री को कैसे प्रिपेयर करें? केमिस्ट्री के लिए हमारे स्कूल में केमिस्ट्री वाले एक सर हैं, मैंने उनसे पूछा था जाने के बाद, ज्वाइन करने के बाद, कि सर आपके केमिस्ट्री में कैसे हुई थी आपकी तैयारी। उनकी ज्वाइनिंग एक्चुअली पिछले बैच की है, 2018 बैच में उनका हुआ था। तो वो बता रहे थे कि मैम शुरू में तो बहुत मुश्किल लगा था, बट उनकी सीजीएल वगैरह की तैयारी थी तो पेपर 1 का उनका स्ट्रॉन्ग परसूट था, और साथ साथ में केमिस्ट्री में मास्टर्स थी, तो केमिस्ट्री की बुक्स फॉलो करो, अच्छे से पढ़ो उसको, और तो क्या है। थोड़ा सा बस डेडिकेशन की बात होती है, आपके अंदर से जिस दिन आ जाएगा ना कि हाँ भाई मुझे ये करना ही करना है, उस दिन अपने आप हो जाएगा और होता चला जाएगा। थोड़ा दूर लगता है, मुश्किल लगता है अभी के लिए, बट जब वो पास 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 आता चला जाएगा ना, तब होता चला जाएगा अपने आप। क्या 125 स्कोर? 125 टीजीटी में था मेरा स्कोर, मेरे पीजीटी में अप्रॉक्सीमेटली आई गेस 170 के अराउंड स्कोर था। 300 में से 170 के अराउंड था। मैं अब तो भूल भाल गई, एक साल पहले रिजल्ट आया था पेपर में, और ज्वाइनिंग में पूरा एक साल लग गया। अब ये बात बहुत अच्छी थी कि पहले 6-7 महीने पूरी जम के मेहनत करी थी, तो उसके बाद एक साल की छुट्टी मिल गई थी हम लोगों को। पॉजिटिविटी उस टाइम पे नहीं देखा ना, जब मैं तैयारी कर रही थी, जब मैं रो रो के तैयारी कर रही थी, वो चीज़ जब अचीव हो जाती है तब सब पॉजिटिव लगते हैं। एंड थैंक यू सो मच। आपने पीजीटी में कितने क्वेश्चन सही किए थे? मैं पेपर देने के बाद मैंने सर को फ़ोन किया था, मैंने 250 के अराउंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आई थी। मैं उस टाइम पे मेरी स्पीड ठीक थी, मैंने मेंटेन कर ली थी शुरू से ही कि पेपर ख़त्म ज़रूर करना है और कुछ हो ना हो। और एक्यूरेसी तो मैं ये बात को ज़रूर रखती थी कि एक्यूरेट अगर मैं आंसर दूंगी तभी दूंगी उसको, वरना मैं उसको छोड़ के आगे बढ़ूंगी। तो पेपर कंप्लीट करने वाला पर्पस में मेरे 250 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए थे और 170 के अराउंड नंबर आए हैं, तो काफ़ी नेगेटिव मार्किंग हुई है मेरी। एग्ज़ाम में कितना टाइम मैनेज कैसे करें? एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट एक तो मेरे को पेपर से हुआ था बहुत ज़्यादा। सर की उसमें टेस्ट सीरीज़ में जो मैंने पीजीटी वाले टेस्ट सीरीज़ ली थी 200 नंबर वाली, तो उसमें 200 नंबर का पेपर जो है हम लोग 2 घंटे में कर रहे हैं 120 मिनट में, तो ऑब्वियसली आपको एक क्वेश्चन में एक पूरा वो भी नहीं मिल रहा है, 1 मिनट भी। तो उसको ये करके चलो कि कम से कम 30-40 सेकंड में आपका क्वेश्चन हो रहा है, ये इस हिसाब से। ओनली डीएसएसबी में इंटरव्यू नहीं होते हैं आपके, जो रिक्रूटमेंट ये टीचिंग एग्जाम्स है उसमें कोई इंटरव्यू नहीं है। और एग्ज़ाम में ये ज़रूर था कि मेरा पेपर 1 पेपर 2 में 3 घंटे है ना टोटल, तो मैंने ये था कि 1 घंटे में पेपर 1 ख़त्म करना है और बाकी 2 घंटे अपने पेपर 2 के लिए, मतलब 100 नंबर 60 मिनट और 200 नंबर 120 मिनट। मैम सैलरी कितनी आप? अभी तक नहीं मिली है सैलरी मुझे। 2 महीने हो गए हैं। सैलरी का ना उस पे सर्च गूगल पे सर्च करना, हमारी पीजीटी की सैलरी कितनी होती है। मतलब ठीक ठाक है, काम चल जाएगा। बाकी कमी जो रहेगा मैं पूरा हो जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच। और अगर किसी को कभी भी कुछ भी पूछना हो तो बाकी सर हैं गाइडेंस के लिए, और सर से नंबर ले लेना मेरा। मेरे से ज़्यादा तो सर ही गाइड करेंगे, मैं तो बस सर के गाइडेंस से ही ठीक हुआ है जो भी हुआ है। फर्स्ट पेपर पर कैसे प्रिपेयर किया था, मैं उसी बारे में ही बात कर रही थी जो बीच में रह गया। पेपर 1 में मैंने मैथ्स था मेरा स्ट्रॉन्ग, मैथ्स और रीजनिंग ऐसा चीज़ें हैं जो होती ही हैं सभी की
या तो आती हैं या नहीं आती हैं। तो मैथ्स के लिए टॉपिक टू टॉपिक CGL वाला जो होता है ना सिलेबस, वही वाला उठाया था मैंने, और सारी मैथ्स करी थी। उसकी रीजनिंग आसान होती है, रीजनिंग हो जाती है, मतलब हो ही गई थी रीजनिंग। हिंदी में मुझे कुछ नहीं आता, तो हिंदी मुझे काफ़ी पढ़ने की ज़रूरत पड़ी थी। पेपर से पहले मैंने 1 महीना हिंदी पढ़ी है। इंग्लिश मेरे को आती थी, जीके मैंने नहीं पढ़ी है। जीके में जो था वो ये था कि सभी के इतने ही नंबर आएंगे, 6-7 नंबर, तो बस ऐसे ही था। पीजीटी में ओनली पेपर 2 होता है दिल्ली में? नहीं, पीजीटी में दोनों पेपर होते हैं। 100 मार्क्स का पेपर 1 होता है जो कि जनरल पेपर होता है, और 200 नंबर का आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। बस ये। हाँ जी सर, मेरी तरफ से हो गया। चलिए बेटा, तो ये थी आपकी आरती, है ना। आरती से मिलिए, और भी बहुत सारी आरती हैं, उनसे मिलवाऊंगा मैं आपको। लेकिन ये सबसे अच्छी स्टूडेंट रही हमारी, सबसे अच्छी, जिसके अंदर जितना डेडिकेशन था किसी बच्चों में नहीं था बेटे। इतने सारे बच्चे हमने पढ़ाए हैं पिछले 22 साल में, लेकिन इसके इतना जो डेडिकेशन वाला बच्चा कभी नहीं मिला। और कभी कभी जो है, अभी तो स्कूल में जॉब कर रही है, कभी कभी ये भी आएगी आपको कुछ टॉपिक्स के लिए बुलाएंगे आरती को, जिससे कि आपका एक स्टूडेंट जो आपको अच्छा फीडबैक दे सकता है एग्ज़ाम का, और जर्नी के बारे में अच्छे से बता सकता है। मैं हम पीजीटी के लिए एनसीईआरटी रीड किया था क्या? अरे एनसीईआरटी भाई बाद में करो, क्वेश्चन बाद में करना बेटे, एनसीईआरटी तो बाद में किया जाता है वैसे। चलो बेटा, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और आरती से आपको मिलवा दिया, आप लोगों को इतने दिन से डिमांड था आरती से मिलना है, तो आरती से मिलवा दिया मैंने। चलिए आरती, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पे, आजकल का बच्चे का सिलेक्शन होने के बाद कहाँ मिलने आता है टीचर से, लेकिन देखो आज बच्चे को जिस बच्चे को भी बोला, सारे बच्चे आ रहे हैं धीरे धीरे, तो और भी बच्चे सिलेक्टेड स्टूडेंट से मिलवाएंगे हम आप सभी को। चलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।